फिल्मोत्सव तो होते रहते हैं। चित्र भारती फिल्मोत्सव इसलिए हमारे लिए खास होता है, ये भविष्य के सिनेमा को हमारे लिए तैयार करता दिखता है। आमतौर पर जो फीचर फिल्में हम लोग देखते हैं, जिस तरीके से फीचर फिल्में हमारे सामने आती हैं, ये जो शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में और कॉलेज के बच्चों और विद्यार्थियों की फिल्मों का जो ये फेस्टिवल है, इससे हम उम्मीद करते हैं कि बड़े फिल्म मेकर निकलेंगे जिसमें कि भारत की बात कही जाएगी, भारत की बातें होंगी। ये फिल्मोत्सव भारत के लिए समझ पैदा करने वाला फिल्मोत्सव है, जो कि हमारी नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है कि आप भारत की बात पर्दे पर कहने के लिए सामने आओ और अपने आप को समृद्ध करो। इस मायने में मैं इस चित्र भारती फिल्मोत्सव को देखता हूँ। आज हमारे लिए हमारा विषय भी है कि भारत की बात किस तरीके से फिल्मों में कही जा रही है, किस तरीके से कहने की परंपरा रही है, कहाँ हम लोगों से चूक हो रही है, कहाँ फिल्म के लोगों से चूक हो रही है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट में से किसी सारे महत्वपूर्ण लोग हैं। अमिताभ वर्मा जी के बारे में आपने सुना ही, अनंत विजय के हस्तक्षेप से हम लोग लगातार परिचित रहे हैं। अर्चना मिश्रा जी का अपना सिनेमा को लेकर के अपनी समझ है और जिस तरीके की विधा में वो हैं, आज मुझे लगता है कि सिनेमा को दिशा दिखाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मैं थोड़ा पीछे से अपनी बात कहना चाहूँगा। मेरा ये मानना है, भारत में सिनेमा की शुरुआत नहीं हुई होती यदि राम नहीं होते। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यदि जो हमारे भारत में सिनेमा की जिन्होंने शुरुआत की थी, दादा साहब फाल्के ने, यदि आप लोगों ने उन पर एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है हरिश्चंद्र याची फैक्ट्री, यदि आप लोग उनकी जीवनी ना भी पढ़े हों तो वो फिल्म जरूर देखिएगा। दादा साहब फाल्के 1913-14 के आसपास जब ब्रिटिश फिल्में भारत में दिखाई जा रही थी तो वो लगातार फिल्म देखने के शौकीन थे। उन्होंने फिल्में देखते देखते अपनी आंखें खराब कर ली थी और उनके मन में बस एक ही सवाल आता था कि पर्दे पर ईसा मसीह दिख रहे हैं, हमारे राम और कृष्ण क्यों नहीं दिख सकते हैं। भारत में सिनेमा की नींव वहीं से पड़ी। मतलब हमने सिनेमा बनाने की शुरुआत की क्योंकि भारत को अपनी बात कहनी थी। और हम सब लोग जानते हैं, जो लोग सिनेमा के इतिहास से परिचित हैं, दादा साहब फाल्के ने शुरुआती दौर में 125 से अधिक फिल्में बनाई और लगभग सभी की सभी फिल्में उन्होंने भारत के जो पौराणिक कथानक थे या फिर ऐतिहासिक चरित्र थे उसी पर आधारित फिल्में बनाई। 125 से ज़्यादा फिल्में, जिसके केंद्र में कहीं ना कहीं राम थे, कृष्ण थे और उस समय के जो शिवाजी थे, उस समय के जो ऐतिहासिक चरित्र थे। शुरुआत हमने भारत की बात से की, होना भी चाहिए था। ये चीज़ें बाद में बदलती गई। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये 1931 के बाद जब सिनेमा को आवाज़ मिली, सिनेमा में गाने आने लगे और सिनेमा ने एक अलग तरह की लोकप्रियता का रास्ता चुना। पहली बोलती फिल्म हम सब लोग जानते हैं आला मारा थी। उसके बाद से जो एक परंपरा शुरू हुई, 14वीं का चांद और अनारकली और फिर मुगल आजम तक और फिर उसके बाद हैदर तक, एक अलग समाज, एक अलग तरह की दुनिया, एक अलग तरह के भारत की बातें कही जाने लगी, हमारे सामने आने लगी, जिससे हम अपने आप को जबरन रिलेट कराने की कोशिश की गई। यही तुम्हारा भारत है। एक शब्द जो आजकल काफ़ी चर्चे में है, एजेंडा फिल्में। ये वाकई में एजेंडा फिल्में थी जो हमें समझा रही थी कि तुम्हारा भारत वो नहीं था जो दादा साहब फाल्के दिखा रहे थे, तुम्हारा भारत ये है जो अब हम दिखा रहे हैं। तो ये एक परिवर्तन आया। चूंकि अनंत विजय इस विषय पर लगातार काम करते रहे हैं, मैं इसकी शुरुआत अनंत विजय से ही करना चाहूँगा कि ये जो सिनेमा में परिवर्तन आया और एक एजेंडा लाने की कोशिश शुरू हुई, ये क्यों कर हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे क्या समझ थी। धन्यवाद विनोद जी और सभागार में उपस्थित मित्रों। सबसे पहले मैं चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इस पैनल में शामिल किया गया है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज सत्र का विषय है। जब इसके शीर्षक में भारत की बात है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत की बात दरअसल है क्या। हम सब लोगों ने आइडिया ऑफ इंडिया की बहुत बातें सुनी हैं, पर आइडिया ऑफ इंडिया 97 के पहले भी था, उस किताब के आने के पहले। आइडिया ऑफ इंडिया क्या था, इसको मैं एक बहुत अच्छे से किस्से में आपको बताता हूँ। फिल्म का मंच है इसलिए फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाता हूँ। सचिन भौमिक साहब का नाम आप सबने सुना होगा और ये किस्सा मैं कई बार सुना चुका हूँ, क्योंकि इस किस्से में ही फिल्मों के भारतीयता और भारत की बात का सार छुपा हुआ है। सचिन भौमिक बहुत सफल
पटकथा लेखक थे। सचिन भौमिक जब बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सफल हो गए तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो राज कपूर साहब के साथ फिल्म बनाए, और सचिन भौमिक साहब के साथ एक के बाद एक लगातार हिट फिल्में देने का एक कीर्तिमान भी है। सचिन भौमिक साहब किसी तरह से मुंबई पहुंचे, वहां फिर वो राज कपूर के चेंबूर स्टूडियो पहुंचते हैं। गेट पर उनको रोक दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि राज कपूर के पास टाइम नहीं है, वो अपना एक पत्र छोड़ के चले आते हैं। उस समय यही व्यवस्था होती थी कि आप पत्र परिचय छोड़ के चले जाइए। वो पत्र राज कपूर साहब के पास पहुंचाया जाता है। फिर राज कपूर ने गार्ड के मार्फत उनको कहा कि आप कल शाम को आइए। आप सब लोग जानते हैं कि राज कपूर आरके स्टूडियो में चेंबूर में जो था, अब नहीं है, उसमें एक कुटिया होती थी उनकी, जहां वो नरेशन सुना करते थे। तो उनकी जो मंडली होती थी, शैलेंद्र आदि आदि सबको बिठाया उन्होंने, और सचिन भौमिक को शाम को बुलाया। राज कपूर का जिस प्रकार से गांव तकिए लगा के बैठे, और सचिन भौमिक ने 1.5-2 घंटे तक उनको नरेट किया कहानी। राज कपूर बहुत धैर्यपूर्वक सचिन भौमिक को सुनते रहे और कहा कि आप एक पंक्ति में बताओ आपकी स्टोरी क्या है। तो सचिन भौमिक को उस समय ये एक पंक्ति वाली जो बात है ना, थोड़ी नई थी। आज तो इंडस्ट्री में हर कोई कहता है कि 1 मिनट में अपनी कहानी बता दो। तब सचिन भौमिक चौंके और उन्होंने कहा मुझे थोड़ा समय दीजिए, आदि आदि। तो राज कपूर साहब ने सचिन भौमिक को कहा कि हिंदी फिल्मों की एक ही कहानी होती है, राम थे, सीता थी और रावण आ गया। बस इतनी सी कहानी पर फिल्म इंडस्ट्री बेस्ड है। हिंदी फिल्मों की कहानी मतलब नायक था, नायिका थी और विलेन आ गया। और तमाम फिल्मों में देखें, तमाम कमर्शियल, तो ये राज कपूर का जो ये वाक्य है वो आइडिया ऑफ इंडिया है। सर हो गया, मैं बस इतनी कहना चाह रहा था। तो राज कपूर साहब ने फिल्मों के आइडिया ऑफ इंडिया को अपने उस एक वाक्य से समेट दिया। जब हम भारत की बात कहते हैं तो राज कपूर के इस बात को समझेंगे अगर आप, तो वो राम प्रतिनिधित्व करता है। रामत्व, कुबेरनाथ राय हिंदी के बड़े प्रकांड निबंधकार हैं, उन्होंने कहा कि रामत्व क्या है। उनके एक निबंध में जब वो रामत्व को परिभाषित करते हैं तो वो भारतीयता को कहते हैं कि रामत्व भारतीयता है, और भारतीयता को फिर वो हिंदुत्व से जोड़ते हैं। वो हिंदुत्व का मतलब धर्म नहीं, उपासना पद्धति नहीं, जीवन जीने की पद्धति, जिसकी ओर कल बहुत विस्तार से माननीय मनमोहन वैद्य जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। तो भारत की बात जब हम करते हैं और भारत की बात में आइडिया ऑफ इंडिया को लाते हैं, तो विनोद अनुपम जी ने 30-31 कहा। मुझे लगता है कि वो दौर स्वाधीनता के बाद आरंभ होता है। स्वाधीनता के बाद वो नेहरूवियन मॉडल जब चला सोशलिज्म का, और उनका एक बहुत वक्तव्य था, मुझे याद नहीं है परसों मैंने इसकी चर्चा की थी या नहीं की थी, लेकिन उस समय नेहरू जी ने कहा कि फिल्म इज नॉट आवर प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता में फिल्में नहीं हैं। परिणाम ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे उन्होंने नेहरू जी को खुश करने के लिए उनकी विचारधारा की फिल्में बनानी शुरू की, और ये हम हर काल में देखते हैं, अभी भी देख सकते हैं। तो उसका अर्थ ये हुआ कि हिंदी सिनेमा जो था वो सोशलिज्म के दायरे में चला गया, और सोशलिज्म के दायरे में गया जरूर, लेकिन सोशलिज्म के टूल्स उन्होंने नहीं अपनाए। औजार उन्होंने पूंजीवाद के लिए, कैपिटलिज्म के औजार से सोशलिज्म की फिल्में बननी शुरू हो गई। ये बहुत बड़ी विसंगति कहानियों के साथ हुई। तो मुझे लगता है कि वहीं से बीज पड़ता है कि किस प्रकार से भारत की बात छोड़ गए। उसके बाद एक दौर आया जिसमें खोया पाया चला। हिंदी फिल्मों में खोया पाया कहानियों का दौर चला। बेटा था, माँ थी, पिता थे। उसमें भी अगर देखेंगे तो आपको राम कथा ही नजर आएगी, वनवास। अब मैं तो यहां तक कहता हूं कि विनोद जी से बात हो रही थी एक दिन, शोले में भी आपको राम कथा दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं भारत की कहानी, जिस प्रकार से विश्वामित्र जाके 2 बच्चों को ले आते हैं और 2 बच्चों से राक्षसों का वध होता है, शोले भी वही है। आप कहानी को बदल दें, पात्र को बदल दें, स्थितियों को बदल दें,
लेकिन जो राज कपूर ने कहा था कि राम कथा हमारे मूल में है, वो आइडिया ऑफ इंडिया है जिसको कुबेर नाथ राय ने आइडिया ऑफ इंडिया को रामत्व और भारतीयता से जोड़ा था। तो मुझे लगता है कि जब हम आज मास्टर क्लास में बैठे हैं तो हमें इन चीजों पर विचार करना चाहिए और इनसे जुड़ी हुई कहानियां। अब मैं आता हूं एजेंडा की फिल्मों की तरफ। तो एजेंडा छोड़ दीजिए, एजेंडा को क्या, एजेंडा फिल्में तो किसी को भी बड़ी आसानी से कह दिया जाता है बगैर फिल्म देखे। अब मेरी बात हो रही थी अभी कुछ दिनों पहले गोष्ठी में था, तो एक मेरे साथ को पैनलिस्ट थी, बहुत उत्तेजित थी केरला स्टोरी को लेके, दैट इज ए फर्स्ट फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हैज एवर मेड, और बड़े उत्तेजक भाषण दिया उन्होंने। और मैंने उनसे बाद में पूछा जब मेरी बारी आई कि मैम आपने फिल्म देखा है क्या? उन्होंने कहा देखने की जरूरत क्या है, दैट फिल्म इज ए एजेंडा फिल्म। तो बिना देखे आप एजेंडा बना देते हैं। तो खैर इन सब पर हम अगर निगेटिविटी में न जाके अगर हम सकारात्मकता में भारत की बात करने वाली कहानियों को देखेंगे तो मुझे लगता है हमारा जो भारतीयता का विचार है, जो कहीं ना कहीं रामत्व से मिलता है, वो विचार हमारी कहानियों के मूल में है। वाकई जो राम से विचार मिलता है वो हमारी कहानियों के मूल में है। ये निश्चित रूप से हम लोग जो बात कर रहे हैं कि दादा साहब फाल्के ने, चूंकि फिल्म उस समय एकदम नई विधा, कला विधा थी और उन्हें उस विधा को दर्शकों तक पहुंचाना था, दर्शकों को उससे कनेक्ट करना था। तो दर्शकों से कनेक्ट करने के लिए उन्हें निश्चित रूप से ये महसूस हुआ होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारी पौराणिक कहानियां ही हैं जिससे दर्शक जुड़ सकते हैं। वो सिनेमा देखने के लिए भले नहीं आए, राम को देखने के लिए जरूर आएंगे, कृष्ण को देखने के लिए जरूर आएंगे। ये राम दादा साहब फाल्के के राम से लेकर के आज रणवीर कपूर भी राम बन रहे हैं, प्रभास भी राम बने। तो ये राम से राम तक का सफर, ये लंबा समय लगा, 100 साल से अधिक बीत गए। बीच में एक लंबा अंतराल रहा, जैसा कि अनंत जी ने उल्लेख किया। 1947 के बाद एक ऐसा भी दौर आया जबकि धार्मिक फिल्में बननी ही बंद हो गई। एक भी धार्मिक फिल्मों के नाम आप याद नहीं कर सकते हैं। एक समय था जब सती अनुसुईया तक फिल्में बना करती थी। और धार्मिक फिल्मों का यही महत्व है कि जब 1975 में शोले रिलीज हुई जिसने की लोकप्रियता का इतिहास बनाया, उसके साथ एक और छोटी फिल्म ने इतिहास बनाया था, जय संतोषी माँ। हम सब लोगों को याद है शोले की नकल पर हिंदी में 100 से ज्यादा फिल्में बनी। जय संतोषी माँ को किसी ने दोहराने की जरूरत नहीं समझी, या उस तरह की फिल्मों को वो फिल्में ट्रेंड नहीं बना सकी। आज हमारे लिए ये संतोष की बात है, अब जो हिंदी सिनेमा के बड़े सितारे हैं वो राम के चरित्र में आना चाहते हैं, वो हमारे पौराणिक चरित्रों को निभाना चाहते हैं। अजय देवगन तानाजी बनने के लिए तैयार हैं। ये जो परिवर्तन आया सिनेमा में, इसे आप किस रूप में देखते हैं अमिताभ जी? देखिए, ऐसा बोला जाता है ना कि आर्ट रिफ्लेक्ट्स लाइफ, ये बोला जाता है। तो सोसाइटी जैसी रहती है, मोस्टली फिल्म या आर्ट फॉर्म जो भी होता है हमेशा से वही रहा है ट्रेंड। तो यहाँ भी वही चीज़ है, एक मतलब एक पॉजिटिव चेंज, एक बदलाव तो हम लोग सबको दिख रहा है कि आ रहा है। जिस तरह से होता है ना, एक बात होती है कि अपने ऊपर गर्व होना और अपना एक कॉन्फिडेंस, उसी की कड़ी का एक ये चीज़ है, वो बदलाव आया है। इसीलिए अब बड़े सितारे भी राम और जो भी बनना चाह रहे हैं। हम लोगों को याद है, आप जिस समय की बात करें, हम लोग छोटे थे उस समय, धार्मिक फिल्म और जो होता है ना सो कॉल्ड ए लिस्टर, उसमें नहीं होते थे, ठीक है ना। महिपाल होते थे, जयश्री गढ़कर होती थी, ठीक है ना, जीवन होते थे, नारद का रोल करते थे। तो उस तरह के एक था, एक्टर्स का ग्रुप था जो कि मोस्टली सब फिल्मों में रहते थे, आशीष कुमार, कानन कौशल, उस तरह के लोग। तो और उनको वो स्टेटस नहीं मिलता था, उनको वो मतलब राजेश खन्ना, धर्मेंद्र वाला स्टेटस नहीं था, जबकि वो फिल्म चलती थी। लेकिन वही, दैट इज़ द चेंज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी एक सोसाइटी में भी चेंज आया है, इसीलिए अब अजय देवगन भी और या रणवीर कपूर भी या कोई भी, प्रभास भी अब राम बनना चाह रहे हैं और राम का कर रहे हैं। और राम के मतलब टेलीविज़न पे भी रामायण के बहुत सारे वर्जन ऑफ एंड ऑन आते रहे हैं, महाभारत के भी ज़्यादातर बुरे वर्जन आए हैं, लेकिन बहुत सारे वर्जन रामायण और महाभारत के टेलीविज़न पे भी आए हैं। तो इट इज़ जस्ट वही उस जो है ना, वो जो बदलाव है उसी की झलक है मेरे हिसाब से। तो दैट इज़ व्हाट आई विल से। बदलाव तो हो रहा है सिनेमा में, उसमें अब पिछले 10 वर्षों में हम अपनी झलक देख पा रहे हैं, नई बातें सामने खुल करके आ रही हैं। लेकिन
जो कहते हैं सिनेमा की मुख्य धारा है, वो कहीं ना कहीं उसमें अभी भी एक हिचक दिखती है, सच कहने की एक हिचक। अभी भी विभाजन की कहानियां उस तरीके से नहीं दिखाई जा रही हैं जिस तरीके से कभी गर्म हवा, मम्मो जैसी फिल्मों में, नसीम जैसी फिल्मों में दिखाई गई लगातार। यदि वास्तव में हम लोग विभाजन के दौर को याद करना चाहें भारत, तो उसमें एक जो सही अर्थों में विभाजन को चित्रित करने वाली फिल्में ना के बराबर हैं। उसी तरीके से भारत की बात में यदि महिलाओं की बात ना करें तो बात आधी छूट जाएगी। महिलाओं की जो हिस्सेदारी रही है हमारे समाज में, हमारी कहानियों में, जो भारत में राम के साथ राम का नाम कभी अकेले नहीं आता, उनके साथ सीता का भी नाम आता है, या जिस तरीके से वो देश में सबसे अधिक मंदिर बनाने वाली महारानी थी अहिल्याबाई, उनका नाम जिस तरीके से हम लोग लेते हैं, तो जिस तरीके से सिनेमा को उन चरित्रों को सामने लाना चाहिए था, हमारे खास करके हम अर्चना जी से हम बात करने जा रहे हैं, तो जिस तरीके से महिला चरित्रों की सशक्तता को दिखाने की जरूरत थी, कहीं ना कहीं हम अपनी अभिनेत्रियों को नायिका का तो नाम दिया, लेकिन नायिका के रूप में चित्रित करने से उन्हें चूकते रहे। उनमें जो भारत की बात दिखनी चाहिए थी, जो हमारी नारियां वाकई में जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उन्हें दिखाने से सिनेमा में एक चूक दिखी। आप किस तरीके से इसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस सभागार में बैठे समस्त जनों को मेरा प्रणाम। बड़े हर्ष का विषय है कि आज पंचकुला में ये इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और जैसे आपने अभी कहा कि महिला के बारे में, और सबसे पहले तो मैं कहूँगी आपका पहली बात आपने कही थी कि जो पार्टीशन के समय जो त्रासदी झेली हमारे यहाँ लोगों ने, उसको बहुत कम दिखाया गया या नहीं दिखाया गया। तो ये मुझे लगता है सत्य ज़रूर समाज के सामने आना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी कह रहे थे कि साहित्य समाज का दर्पण है, या हम आज की दुनिया में तो हम कहेंगे जो मीडिया है वो समाज का दर्पण है। वो दिखाता है कि समाज जैसा चाहता है वैसा मीडिया दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि उसको मीडिया एक दशा और दिशा दे सकता है। मुझे लगता है कि समाज में मान लीजिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उसको दिखाए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिखाए कि क्या इसकी समस्या है, तो समाधान क्या है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि मीडिया आज की जो ये है मतलब नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो मीडिया के मतलब बहुत देखती है, हर तरह का मीडिया, मतलब फिल्म बहुत देखते हैं। आजकल शॉर्ट फिल्म्स का भी समय आ गया है, जो खुद ही बैठ के यंग जनरेशन घर पे बैठ के देखती है, नेटफ्लिक्स पे बहुत देखती है मूवीज़। तो उन मूवीज़ के माध्यम से उसमें आ रहा है ऐसा है कि सच वो उनको अच्छा लगता है। जैसे आज एक मूवी है, शायद 12th फेल करके कोई मूवी आई, उसको मैंने देखा, हर बच्चे ने देखा। क्यों? क्योंकि उसने जिस तरह की उसमें उसको जिस तरह की मतलब जिस तरह की उसने फाइट करी है अपनी परिस्थितियों के साथ, उसके बाद वो विनर रहा, उसके बाद उसने अचीव किया, तो उस तरह से बच्चे बहुत प्रेरणा लेते हैं और बच्चे एक दूसरे को बताते हैं और आके हम लोग को बताते हैं कि आप वो देखो। क्यों? क्योंकि खासकर जो मुझे लगता है शहर का जो बच्चा है वो कहता है कि अच्छा इस तरह की फाइट से अचीव किया जा सकता है कुछ, तो एक मतलब मादा बनता है युवा पीढ़ी का भी। तो ऐसी ज़रूर दिखानी चाहिए, और हमारी जनरेशन्स ने पीछे क्या देखा, क्या कितना झेला, वो भी जरूर दिखाना चाहिए। जो आप पार्टीशन की बात कह रहे थे, बिल्कुल दिखानी चाहिए। और आज अगर मैं महिला की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बातें भी होती हैं, बिल्कुल महिलाओं पे फिल्म दिखानी चाहिए। देखिए 50% आबादी के बगैर तो कोई भी चीज़ संभव नहीं है, और महिला जहाँ रहती है वो खाली अकेले नहीं रहती, वो जिस परिवार का हिस्सा है उससे भी जुड़ती है, आगे वो अपने बच्चों को भी प्रेरणा देती है, और पीछे जिस फैमिली से वो आई है, अपने माता पिता की फैमिली, उससे भी कनेक्ट करती है। आप देखिए पुरुष महिला चाहे जितनी बिजी हो, लेकिन वो तीनों फैमिली से कनेक्ट करके रहती है, बच्चों से भी, हस्बैंड की फैमिली से भी, और ऊपर मतलब अपनी जो वो परिवार छोड़ के आई है माता पिता से भी। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। हम अगर साइंस को देखें तो साइंस भी बोलती है कि हाँ, बायोलॉजिकली भी महिला जो है ज़्यादा प्रेशर झेल लेती है, ज़्यादा टेंशन झेल लेती है, और उसके सोचने का तरीका अलग होता है, क्योंकि उसको वही टाइम है, उसको सारा कुछ उसी में करना है। उसको अपना, आज की महिला को जो वर्किंग वुमेन है, उसको अपना काम भी देखना है, साथ ही साथ उसे ये भी देखना है मेरे परिवार ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहें और मेरे माता पिता ठीक रहें। तो वो जिस तरह से कनेक्ट करती है, तो महिलाओं का रोल जब आता है ना, मुझे क्योंकि वो जब कनेक्ट करती है तो बहुत अच्छे से करती है, और उसका इन्फ्लुएंस भी होता है परिवार पे
क्योंकि हर आप देखिए हर व्यक्ति अपनी माता को एक आदर्श मानता है, और माता चाहे वो उसको समय ना मिले माँ के पास जाने का, वो बात अलग है, लेकिन वो उसको बहुत गौरव से बोलता है, उसके बारे में बहुत गर्व महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को जरूर बहुत बड़ी भागीदारी है और उनको जरूर साथ में लेके चलना चाहिए, और उनके बारे में फिल्म भी जरूर बननी चाहिए, क्योंकि आज का समय है। पहले ना महिलाएं घर में भी रहती थी, तो और कुछ शायद सोच ऐसी थी, धीरे धीरे हमारी सोच भी बदल रही है, महिलाएं आगे आ रही हैं, और उनकी जो उनके ऊपर जो फिल्म्स हैं, आप ये देखिए, अगर सीता ना होती तो क्या रामचरितमानस या राम की कहानी होती। और सबसे बड़ी जो मतलब हम कहते हैं रामचरितमानस में वो बहुत बड़ा पोर्शन है जो 14 साल का वनवास है रावण का, जब रावण आया वहाँ पे, और सीता जी जब वहां से गई हैं, लंका गई हैं, उसकी आप स्टोरी देखिए। और अगर रामचरितमानस की हम बात करें तो उसमें भी सुंदरकांड सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कांड है। और सुंदरकांड पे आप ये देखिए, ये कहा जाता है घर घर में कोई भी बात हो, चलो सुंदरकांड करो, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई हैं। उसमें हनुमान का राम के प्रति मतलब अगाध प्रेम दिखाया। उसमें वो कैसे सीता जी के पास जाके और अपना काम जो उनको दिया गया था कैसे बड़े उससे पूरा करते हैं, बड़ी शिद्दत से पूरा करते हैं हनुमान जी। और उसके बाद उनका साहस कि वो रावण के सामने कहते हैं, अंगद का साहस दिखाया कैसे रावण के सामने बोलता है। और अंत में बहुत सारे दोहे ऐसे हैं, जैसे उसमें है कि राजधन तन तीन कर होई बेगई नास, वो है एक दोहा है उसमें, हंती को होई है बेगस नास, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भाई आस, राजधन तन तीन का होई बेगई नास। तो वो आप देखिए ये दोहा अपने बात में कितनी बड़ी बात की जाता है। इस पे तो एक एक बात पे इस दोहे में 3 फिल्म बन सकती हैं, इसका आधार रख के, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसी चीजें रामचरितमानस से निकल के आती हैं। वहाँ पे भी सीता, जैसे आप कह रहे हैं, सीता ही मुख्य आधार थी वहाँ का। तो इस तरह से और भी हैं। मैं विधि विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हूँ, तो मैं एक बात कहूँगी कि हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं, उनके ऊपर बहुत सारी फिल्में बन सकती हैं। आपको ध्यान होगा राजा विक्रमादित्य की कहानियाँ, वो हमारे बच्चों, उसको अगर हम हाईलाइट करें, उसको हम क्यों बाहर के कार्टून्स देखें, उसी तरह को हम हाईलाइट करें उनको। और हनुमान जी की छोटे बचपन की कहानियाँ, इनको लेके अगर चलचित्र बने, इनको लेके अगर कार्टून्स मतलब बन जाए पॉजिटिव फॉर्म में, तो वो हमारे समाज को एक दशा और दिशा दोनों दिखाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही अर्चना मिश्रा जी ने। और मुझे लगता है कि हमारे बीच जो हमारे युवा फिल्मकार साथी बैठे हुए हैं, उन्हें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और वो जो कहानियों की तलाश में रहते हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कहानियाँ होती है। आज हिंदी सिनेमा सबसे अधिक, यदि किसी चीज़ के लिए हिंदी सिनेमा में छटपटाहट है तो वो है कहानियों के लिए। और कहानियाँ यहाँ छिपी हुई हैं, जिसकी ओर इशारा कर रही थी अर्चना जी। जी, हम हरियाणा में बैठे हैं और यहाँ राखी गढ़ी का हम सब जानते हैं कि बहुत पुराना इतिहास मिला है। मोहनजोदड़ो से भी पुराना इतिहास राखी गढ़ी का मिला है हिसार के पास। तो वहाँ से आप देखिए 8 से 10 हज़ार पुराना इतिहास हमारे भारत का है। तो हमारे अगर जो टेक्स्ट हमारे अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन उसके ऊपर भी फिल्म्स बन सकती है। जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हो रहे हैं उसके ऊपर फिल्म बन सकती है। और इसी तरह से मैं कहूँगी, जैसे हमारा बृहस्पति स्मृति संहिता है, उसमें हम लॉ के बारे में बात करते हैं, हम लॉ को लेते हैं। आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बहुत काम हो रहा है, बहुत सारी टीम्स लगी हैं, काम कर रही हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम से जो हमारे वेद हैं, जो पुराण हैं, उनके साथ या इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कहानियाँ बन सकती हैं। और छोटे छोटे चलचित्र में ये छोटी छोटी कहानियाँ बन सकती हैं, जो आज युवाओं को ना सिर्फ प्रेरणा देंगी बल्कि उनका मनोरंजन भी करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। ये आज ही के जागरण में अनंत विजय जी का एक लेख भी है। उसमें एक पहली पंक्ति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्षों में हमें सामूहिक हीन भावना से मुक्ति दिलाई है। मैं कहता हूं कि सामूहिक हीन भावना से मुक्ति इन्हीं कहानियों के कारण मिली है। हमारा जो इतिहास है, हमारा जो पुरातन है, हमारा जो पुराण है, वो हमें सामूहिक हीन भावना से मुक्ति देता है।
हम कहीं न कहीं उससे बचते रहे। वैज्ञानिक शिक्षा के नाम पर हमने अपने बच्चों को उससे बचाया। रामायण हमारे सिलेबस से हटते चले गए, गीता की कहानियां हमारे सिलेबस से खत्म हो गई, हितोपदेश हमारे सिलेबस से हटा लिया गया। तो ये जो हम दूर होते गए तो कहीं ना कहीं हमारे मन में हमारे अपने ही ज्ञान, हमारे अपने ही इतिहास से हमारी दूरी बढ़ती गई और एक हीन भावना से हम अपने आप को एक तरह से जो कहते थे कि नकल पर उतारू हो गए, कि पश्चिम की नकल पर करते जा रहे हैं। आज पश्चिम हमारे नकल के लिए आगे आ रहा है। तो ये जो कहानियों की तलाश है, ये भारत की कहानियां हमें अपनी हीन भावना से ऊपर करती है। आप सब लोग फिल्म मेकर हैं, ये मास्टर क्लास है हमारे लिए। अमिताभ जी से ये जानना सुखद होगा कि ये कहानियों की तलाश सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप छोटी फिल्म बनाएं, 5 मिनट की फिल्म बनाएं या आप 2.5 घंटे की फिल्म बनाएं, कहानियां महत्वपूर्ण हैं। किस तरीके से हम अपने बीच से वो कहानियां ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से कोशिश करें जिसमें कि हम उस तरह की फिल्में बना सकें जो कि हमें अपने भारतीय होने पर गर्व करने को तैयार कर सके। अमिताभ जी। अगेन हम अपने बचपन में चले जाएंगे वापस, जब आई वाज अ फिल्म बफ, सारी फिल्म देखते थे। और हम लोग जब छोटे थे, जब फिल्म बनती थी तो ज़्यादातर फिल्म एक बहुत ख़ास चीज़ ये होती थी कि बहुत रिलेटेबल होती थी फिल्म। तो जो फिल्म हम लोग देखते थे, वी न्यू दोज कैरेक्टर्स। तो जो कि जब हम लोग कॉलेज वॉलेज में आए तो उस तरह की फिल्म बनना बिल्कुल बंद हो गई। छोटे शहर की और साधारण कहानी, मतलब हर चीज़ कोई आपको लार्जर देन लाइफ होने की ज़रूरत नहीं है। साधारण रोज़मर्रा के ऐसे लोग रहें जो आप जानते हैं उन लोगों को। थैंकफुली कुछ साल में अभी वापस फिर से वो फिल्म बनने लगी है। और आप जो कहानी की बात बोल रहे थे, हम लोग आज यहाँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो इंडिया मतलब जो होता है कि हमेशा बोलते हैं विविधता में एकता, लेकिन हम एक फिल्म का एग्जाम्पल देंगे आपको, कंतारा। तो कंतारा फिल्म देखने पहले हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। मतलब इंडिया के किसी हिस्से में इस तरह की भी चीज़ होती है, जो कि बहुत ही मतलब अमेजिंग था वो देखना मेरे लिए। हम हॉल में जाके देखे थे फिल्म वो, और उस तरह की कितनी हजारों कहानियां छिपी हुई हैं हमारे इर्द गिर्द। और सिर्फ रामायण की ही बात नहीं है, रामायण ऑफ कोर्स वो तो बेसिस है, जैसा हुआ ना कि हर कहानी में रामायण ही होती है, आई रियली अग्री। लेकिन हम लोगों को आसपास देखनी चाहिए, और आसपास इतनी सारी कहानी मिलेगी। आपको एक चीज़ बताते हैं, हरियाणा में एक फिल्म इंस्टीट्यूट है सुपवा। 2-4 साल पहले एक वर्कशॉप के लिए हम गए थे वहाँ पे, और फिर वर्कशॉप के दौरान बहुत सारी स्टूडेंट फिल्म्स थी जो देखने का मौका मिला। और इट वॉज सो हार्टनिंग टू सी कि दो स्टोरीज वेयर सो, जिसके लिए रीजनल बोलते हैं, रीजनल अभी हम बहुत ही पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सारी स्टोरीज इतनी रीजनल थी, और उसमें बहुत कुछ ऐसा था जिसको देख के हमको लग रहा है अच्छा ऐसा होता है क्या हरियाणा में। तो उस तरह की कितनी हजारों कहानियां हैं, हम लोगों को अपने बीच में देखना चाहिए। और ऐसी फिल्म 90s के बाद ऐसी बनने लगी थी जो कि एकदम एक खास किस्म की फिल्म हुआ करती थी। बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, और उस तरह की लार्जर देन लाइफ। कोई नॉर्मल जो फारूक शेख, अमोल पालेकर हुआ करते थे हम लोगों के बचपन में, वो उस तरह का कैरेक्टर खत्म हो गया था। थैंकफुली फिर से धीरे धीरे करके वो वापस आ रहा है। तो कहानी तो बहुत सारी है, हम लोगों को आपस में, आप लोग फिल्म मेकर्स हैं तो वी जस्ट हैव टू लुक अराउंड एंड देयर आर स्टोरीज एवरीवेयर। तो मेरे ख्याल से स्टोरीज की कमी नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। और जैसा होता है फिल्म का तो बेसिस स्टोरी ही होता है। आई मीन टू बिगिन विथ आपके पास एक कहानी होनी चाहिए, तभी वो फिल्म बन सकती है। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी कहानी, एक मौलिक कहानी, एक नई कहानी, और एक ऐसी रिलेटेबल कहानी जो कि हम लोग के आसपास है। अभी इन्होंने अपनी पहली फिल्म निर्देशित, हाँ, डायरेक्टर के रूप में एक फिल्म बनाई है, वो वृंदावन। 1 महीने से अधिक की शूटिंग पूरी करके लौटे हैं, ये वृंदावन से ही लौटे हैं। उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए आप। वो भी वही है, बहुत जैसे होता है ना, मेरे लिए रियल स्पेस में होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हमेशा से जो फिल्म मेकर जिनको हम एडमायर करते थे, वो मतलब बासु चैटर्जी, सई परांजपे, ऋषिकेश मुखर्जी, उस तरह के लोग, तो जो हल्के फुल्के तरीके से बड़ी बात बोल जाते थे। तो मेरा स्कूल वो था। तो ये भी वैसी एक कहानी है, वृंदावन की कहानी। मतलब आई कांट रिवील द स्टोरी, बट बेसिकली यही है, इट इज़ उसमें 2 कैरेक्टर्स है सर। एक कैरेक्टर है जो दिल्ली में पैदा हुई है, यूपी की है लेकिन दिल्ली में पैदा हुई है, पली बड़ी है, वही रही है। और एक कैरेक्टर है जो वृंदावन के
एंड दीज आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, जबकि 3 घंटे का फासला है। तो जो भी एक कहानी, एक लव स्टोरी भी है, एक सर्च फिल्म भी है, लेकिन सटल वे में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि हमारे यहाँ के लोग, मतलब मेरे बच्चे जो हैं बॉम्बे में पैदा हुए हैं और वो बहुत लेवल पे बहुत नाइव हैं, तो व्यवहारिकता नहीं है, दुनियादारी की कमी है और एक अजीब सी दुनिया में रहते हैं। तो उससे थोड़ा निकलना ज़रूरी है और थोड़ी असली ज़िंदगी से जान पहचान हो तो बेटर होता है। तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ वृंदावन में हम लोग कोशिश किए हैं कि वो आ पाए। तो ये है। चलिए, हमें प्रतीक्षा रहेगी वृंदावन की। एक ये नाम ही, वृंदावन नाम ही ऐसा है कि वो आकर्षित करता है। ये अनंत विजय जी ने हालांकि एजेंडा फिल्मों की बात को उन्होंने थोड़ा स्थगित किया कि एजेंडा फिल्मों पर हम लोग बात ना करें। मेरा ये मानना है कि एजेंडा वो होता है जो कि वास्तव में नहीं है, लेकिन हम उसे सही मानकर दिखाते हैं। सही को सही यदि दिखा रहे हैं तो उसे हम एजेंडा नहीं कह सकते। एजेंडा, झूठ को सच बनाना एजेंडा होता है, और ये हिंदी सिनेमा में शुरुआती काफी दिनों से चला आ रहा है। चाहे वो हम राज कपूर की फिल्म हिना की बात करें, या यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा की बात करें, या सलमान खान की एक था टाइगर की बात करें। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान की दोस्ती या भारत पाकिस्तान के एक साथ, या जो उनके अपनापा बहनापा का जो एक मामला हिंदी सिनेमा में लगातार चलता रहा है, या जिस तरीके से तो बी.आर. चोपड़ा ने न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, भैया बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा मानना है कि हिंदी सिनेमा इस तरह के एजेंडे पर लगातार आजादी के बाद से काम करती रही है कि आप जो नहीं है आप उसको सच मान के चलिए। आज हिंदी सिनेमा सच कहने के लिए कश्मीर फाइल्स के रूप में हो, केरल स्टोरी के रूप में हो, या 370 के रूप में हो, सच को सच की तरह कहा जा रहा है। हमारे गांव की कहानियां दिख रही हैं, हमारे छोटे शहरों की कहानियां दिख रही हैं। जो सबसे बड़ी बात है, जैसे 12th फेल की चर्चा उन्होंने की, जो जहां है जिस रूप में है उसी रूप में वो दिखाया जा रहा है। तो आज का सिनेमा कहीं ना कहीं एजेंडे से बाहर निकल रहा है, वो सच कहने की हिम्मत जुटा रहा है, और यही सच सिनेमा की ताकत बन सकती है। जो एक भ्रम में सिनेमा को लेकर के हम लोग जी रहे थे, आज का सिनेमा उससे बाहर निकलने की कोशिश में दिख रहा है। अनंत विजय जी, आप किस रूप में देखते हैं इस परिवर्तन को? देखिए, जो एजेंडा कह रहे हैं आप, जिसको मैं थोड़ा अगर इसको पलट के देखूं तो क्या एजेंडा के प्रति एजेंडा हमने प्रयास किया? मुझे लगता है कि किसी भी लाइन को छोटी करने के लिए उसको मिटाना आवश्यक नहीं है, उसके पर समानांतर एक बड़ी लकीर खींचने की आवश्यकता होनी चाहिए, और रुदन क्रंदन विलाप का दौर छोड़ना चाहिए, साहित्य में भी, कला में भी, सिनेमा में भी। ये एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जिसमें, अब भारत तो हमेशा से कथावाचकों का देश रहा है, और कथावाचन की इस, और सब कहानी ही है। अगर आप देखिए तो कहीं सूत जी कहानी सुना रहे हैं, कहीं गरुण जी कहानी सुना रहे हैं, कहीं शिव पार्वती संवाद चल रहा है। वो सब जगह कहानियों की शक्ल में ही चलता है, क्योंकि कहानी निरंतर चलती रहती है और कहानी की निरंतरता ही किसी अस्मिता को बनाती है। तो इस कहानी की निरंतरता से जिस अस्मिता का निर्माण होता है, उसको गाढ़ा करने के लिए मुझे लगता है कि हमें उन पर ध्यान देने की बजाय अपनी अस्मिता को अपनी कहानियों के साथ सिनेमा में अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो वो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। और ऐसा नहीं है कि अभी से ही, जैसे आप दम लगा के हैजा देखिए, या एक और कोई फिल्म थी, इस तरह की कहानियां, या गुड़गांव पंकज त्रिपाठी की थी, तो ये सब कहानियां ऐसी आई जो भारत से ही उठ के आई हैं। सिर्फ अगर हम देखें कि वैचारिकी से मेल जोल वाली कहानियां को ही भारतीय कहानी न मान के, हम जो आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ भारत का मुकाबला है फिल्मों में, हमें आइडिया ऑफ भारत की कहानियों को थोड़ा रेखांकित करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी कहानियां, अब देखिए कथावाचकों को कैसे बड़ी सफाई से दास्तान गोई कर दिया गया, और उसके रोमांटिसिज्म में हम सब लोग चले गए, और ऐसा बताया गया कि वो दास्तान गोई इतनी अच्छी परंपरा है, इतनी अच्छी कला है। मैं कहता हूं मूर्खो, ये दास्तान गोई तो कथावाचन का ही उर्दू संस्करण है। तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम लगे रहते हैं। तो ऐसा ही फिल्मों में भी होता है, झूठ को प्रचारित करते हुए
लगातार लगातार मैं परसों बहुत बात कर चुका हूं एजेंडा पर, इसलिए आज बच रहा हूं उससे बात करने के लिए। आज मुझे लगता है कि कहानियों की तलाश में जो नए फिल्मकार हैं, अभी आप जब उनके प्रश्न लेंगे तो आपके सामने आएंगे, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कहानियां हमारे देश में, हमारे घर के पड़ोस में कहानी है। अभी ओ माई गॉड 2 के डायरेक्टर अमित राय जी बता रहे थे कि सुपवा में वो आए थे तो 62 फिल्में उनके पास आई, जिसमें से 57 या 58 फिल्में ऑनर किलिंग पर उनको देखने के लिए मिली। तो अब देखिए वो कहीं ना कहीं तो अंदर अंदर वो पक रहा था, जिसको फिल्मकार कहानी के रूप में सामने लेके आ रहे थे। तो ये कहानियां बन रही है। जरूरत है चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल जैसे प्लेटफॉर्म की, जहां भारत की कहानियों की बात करने के लिए युवा फिल्मकारों को मंच मिल सके, उन्हें एक्सपोजर मिल सके, उन्हें पुरस्कृत किया जा सके, उनकी कहानी कहने की कला को रेखांकित किया जा सके। तो मुझे लगता है कि एजेंडा फिल्में जैसे स्वतः नेपथ्य में चली गई, धीरे धीरे आप देखिए कि कितनी जो एक समांतर सिनेमा का रोमांटिसिज्म देखा होगा अमिताभ जी के मतलब युवावस्था, अभी भी आप युवा ही हैं सर वैसे, लेकिन वो जो किशोरावस्था से युवावस्था के दौर में वो अपने आप समाप्त हो गई। समांतर सिनेमा कहाँ बिला गई किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो एजेंडा बेस्ड थी। 8 फिल्में, चाहे जिस नाम से बोल लीजिए आप उसको, क्योंकि उसमें उसका मूल उद्देश्य सिनेमा नहीं था, उसका मूल उद्देश्य था मनोरंजन की आड़ में एजेंडा चलाना। तो ऐसी चीजें जो नकारात्मक चीजें होती हैं वो स्वतः समय के साथ काल के गाल में समा जाती हैं, तो वो इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होती हैं, लोगों की स्मृतियों में। धीरे धीरे आज के युवाओं से पूछेंगे तो वो 8 फिल्म के बारे में शायद ही आपसे चर्चा कर पाए। एक और जो कहानी में सबसे बड़ी भ्रांति इन दिनों चल रही है, क्षमा सहित मैं कहना चाहूंगा, बड़ी चर्चा हो रही है कि आजकल रील्स बहुत देख रहे हैं युवा। मुझे लगता है कि हम युवाओं को या तो पढ़ नहीं पा रहे, मेरा सोच यही है, या युवाओं की मानसिकता का हम अपमान कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा सर्वे हुआ है? ये ठीक उसी तरह है जैसे हमारे यहाँ अखबारों में कहा जाता है कि युवा हिंदी अंग्रेजी मिक्स पढ़ना चाहते हैं। ये कह के हम युवाओं का अपमान करते हैं कि उनको न हिंदी आती है न अंग्रेजी आती। अगर शॉर्ट रील का फॉर्म्स चल रहा होता तो ये जो लॉन्गर फॉर्मेट्स के वेब सीरीज आ रहे हैं, 10-10 एपिसोड के सीजन्स आ रहे हैं, वो लगातार इतने लोकप्रिय क्यों हो रहे हैं? आप देखिए आर्या ने जो प्रयोग किया कहानी में, 5 एपिसोड दिखा के उसने ब्रेक ले लिया। वो 10 एपिसोड दिखा सकते थे एक साथ। देख रहे हैं लोग। तो हर युग में लॉन्गर फॉर्मेट और शॉर्टर फॉर्मेट दोनों को देख रहे हैं। कहानी के सामने, भारतीय कहानी के सामने जिस तरह अभी अवसर बहुत हैं, उसी तरह विनोद जी कहते हैं कि जो 8 इंच का मोबाइल है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है कहानी के लिए, कि आप अपनी कहानी को इस माध्यम में कैसे फिट करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हमारे युवा हैं वो एजेंडा पर ध्यान न दें, बल्कि अपना भारत की कहानियों का एजेंडा लेकर आगे चलिए, वो स्वतः पीछे चले जाए। बिल्कुल, हमें अपनी कहानियों को लेकर के आगे आना चाहिए, वही हमें हमारी सिनेमा को ताकत देंगी। अभी बाहर में देख रहा था दादा लक्ष्मी द्वार, कुछ वर्ष पहले मुझे दादा लक्ष्मी फिल्म देखने का अवसर मिला, और फिल्म के साथ ही मैं दादा लक्ष्मी से भी पहली बार परिचित हुआ। उनसे जब परिचित हुआ, फिल्म देख करके उनके बारे में जब जानकारी मिली, तो वाकई मुझे लगा कि हमारे पास जानने के लिए कितना कुछ बाकी है। इस देश में कोने कोने में कितना कुछ छिपा हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें जानना चाहिए। और ये जानना चाहिए, ये कमी आप लोग पूरी कर सकते हैं, जो कि अपने हाथ में कैमरा और मोबाइल लेकर के छोटी छोटी फिल्में बना रहे हैं। वो अपने बीच से कहानियां निकाल के, अपने बीच से दादा लक्ष्मी जैसे चरित्रों को निकाल करके अपनी ही भाषा में, मुझे नहीं लगता कि हिंदी अंग्रेजी या अलग अलग भाषा की जरूरत है। अब क्षेत्रीय सिनेमा कोई बैरियर रहा ही नहीं। अब अपनी भाषा में काम करके वो जानकारियां हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें अपने आप पर गौरवान्वित होने का अवसर दे सकते। यशपाल शर्मा ने अवसर दिया कि हम दादा लक्ष्मी से अपने आप को रिलेट करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। दादा लक्ष्मी जैसे चरित्र हर एक भाषा में है, हर एक लोक भाषा में है। हमारे यहाँ भिखारी ठाकुर है, महेंद्र मिसिर है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना काम किया है, जिनके बारे में हमको जानना
होना चाहिए। हम नहीं जान पाते हैं क्योंकि हम नहीं कह पा रहे हैं। आज कहने का अवसर है, कहने का माध्यम हमारे पास है, कहने का एक प्लेटफॉर्म है। जैसा कि अनंत विजय ने कहा कि ये चित्र भारती जैसे फेस्टिवल्स और भी होने चाहिए, छोटे छोटे फेस्टिवल्स होने चाहिए, अलग अलग राज्यों में होने चाहिए, जिससे कि जो नए फिल्मकार हैं उन्हें सामने आने का मौका मिले। मुझे लगता है कि कुछ सवाल अब लेने चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम अविनाश त्रिपाठी है और मैं अमिताभ वर्मा जी से पूछना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो सिनेमा ऑफ इंडिया या भारत का जो सिनेमा है, मैं इंडिया की जगह उसको भारत कहना पसंद करूँगा। और जिस भारत के सिनेमा की हम बात कर रहे हैं और भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत गाँव का देश है, तो पिछले 25-30 साल के अंदर अगर आप सिनेमा को देखें उसमें गांव कहाँ है। हम अगर मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करें तो स्वदेश की अगर मुझे याद आ रहा है या लगान, ये 2-3 फिल्में हैं जिसमें मेन स्ट्रीम में गांव दिखा है। अदरवाइज जितना भी मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसमें गांव नहीं है। और मैं किसी बड़े फिल्म मेकर के पास गया, एक कहानी लेकर गया जो भारत के गांव की कहानी थी। तो बहुत सोशलिस्ट फिल्म मेकर हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारी परेशानियां गांव में है, उन्हीं परेशानियों को दोबारा पर्दे पे दिखाना दर्शकों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो 3 घंटा सिनेमा इसलिए देखना चाहता है कि जिंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं उससे वो दूर हटकर सिनेमा में मनोरंजन या अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए जाता है। तो क्या जो भारत का अभी मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर है वो एस्केपिस्ट है, वो परेशानियों से दूर भागकर एक सपनों की दुनिया में 3 घंटा आपको रखना चाहता है, जिससे जो जिंदगी में आपके बीत रहा है उससे कम से कम 3 घंटा आप दूर रहें। तो सिनेमा का जो फिल्म मेकर है वो अप्रोच क्या चल रहा है मेन स्ट्रीम में फिल्म मेकर के बारे में पूछना चाहूँगा। थैंक यू। इस बात को देखने का 2 तरीका है। जो एस्केपिस्ट सिनेमा की आप बात कर रहे हैं, तो जो आनंद जी बता रहे थे ना कि एक पूरा जो आर्ट फिल्म का दौर चला था जो कि ख़त्म हो गया, क्योंकि उस ज़माने में हम सारी फिल्में देखा करते थे, तो वो सारी फिल्में हमने देखी हैं और बहुत सारी फिल्में जो बहुत अच्छी बनी हुई भी हैं। लेकिन अब व्हेन आई लुक बैक, हम सोचते हैं तो उसमें से कोई भी फिल्म पॉजिटिव नहीं थी। उस सारी फिल्मों में किसी ना किसी नेगेटिव चीज़ को दिखाया जाता था। हाँ, समस्या प्रधान फिल्म थी। तो मतलब मेरा एक सवाल होता था कि यार क्या कोई अच्छी चीज़ कभी हुई नहीं है इतने साल से? ऐसी कहानी क्यों नहीं है जिसमें एक थोड़ा सुखांत होता है ना, एंड अच्छा से हो, एक सॉल्यूशन हो? हर कोई ऐसी सोसाइटी है ही नहीं जहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरीका है देखने का कि हम ऐसी कहानी लिखें जिस, अगर हम उस प्रॉब्लम की भी बात कर रहे हैं तो हम साथ में सॉल्यूशन की भी बात करें। सॉल्यूशन छोटा ही सही कि मतलब हाँ एक शुरुआत हो सकती है ताकि एक पॉजिटिव एंड हो। तो उस चीज़ की कमी थी। और जो आप गाँव वाली फिल्म की बात कर रहे हैं कि गाँव प्रधान, जहाँ कहानियाँ गाँव में होती है, तो जैसे एक ज़माने में मिडिल क्लास पे फिल्म बनना बंद हो गई थी और अब फिर वापस शुरू हुई है, तो हम तो बहुत होपफुल हैं कि शायद आगे गांव पे भी फिल्म बनेगी। और ये ख़ास तौर से भोजपुरी फिल्म, हम बिहार के रहने वाले हैं, तो भोजपुरी फिल्म से ये बहुत शिकायत है हमारी, क्योंकि भोजपुरी फिल्म की कहानियाँ आंचलिक नहीं हैं। वहाँ पे जिन्होंने भी भोजपुरी फिल्म्स को फॉलो किया है, तो अगर ऐसे डर हिट हो गई तो डर को भोजपुरी में बना दिया, करण अर्जुन हिट हो गई तो करण अर्जुन को भोजपुरी में बना दिया। तो हम लोग जब छोटे थे तो भोजपुरी फिल्म की कहानी आंचलिक होती थी, वहीं की होती थी। तो समस्या डर वाली नहीं होती थी कि कोई स्टॉक कर रहा है किसी लड़की को, वो दूसरा होता था। वो चीज़ बंद हो गई है। वहाँ भी आई एम होपफुल कि हमको याद है एक ज़माने में मराठी फिल्म्स का मतलब होता था दादा कोंडके। पता नहीं दादा कोंडके कितने लोग जानते हैं। तो मराठी फिल्म्स मेंट दादा कोंडके। दादा कोंडके की फिल्मों में बहुत डबल मीनिंग डायलॉग्स और उस तरह की चीज़ होती। और अब मराठी फिल्म्स आप देखिए तो मराठी फिल्म्स इज ट्रूली इंटरनेशनल इन टुडेज टाइम। तो इसलिए ये उम्मीद है हमको कि शायद भोजपुरी फिल्म भी थोड़ा सा कुछ साल के बाद कुछ बेटर फिल्म्स बनने लगे हमारे यहाँ। मतलब हमारे पास तीसरी कसम जैसी कहानी है और बहुत सारी, तीसरी कसम तो ऐसे ही एक नाम याद आ गया, बट उस तरह की बहुत सारी कहानी है जो कि अभी भी बन सकती है। इट्स अ टाइमलेस स्टोरी। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि शायद जैसे मिडिल क्लास की कहानियां वापस आई हैं, शायद कुछ साल में गांव की भी कहानी हमको देखने को मिले। गांव की जो आप 2 कहानी की बात बोल रहे हैं, लगान और स्वदेश, वो तभी पॉसिबल हुई बिकॉज एक बड़ा एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर के साथ उस कहानी पे 2 बड़े एस्टैब्लिश्ड एक्टर काम करने को तैयार हो गए थे। तो आई एम श्योर अभी भी बहुत लोग के पास होगी कहानियां, लेकिन उसके खरीदार कम है। ये सोच के कि कोई गाँव की कहानी नहीं देखेगा, ये अजम्पशन होता है। तो लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, तो आशा है और कि शायद वापस हम लोग उस तरह की आंचलिक कहानी भी देखने को मिले। मैं यशार्थ मंजुल हूँ
मेरा प्रश्न है, जैसा आनंद जी ने कहा कि 80 के दशक का जो सिनेमा था वो सोशलिस्ट कंटेंट बना रहा था कैपिटलिज्म के टूल को इस्तेमाल करते हुए। मैं चाहता हूँ इस पर क्या आपका जो आप जिस तरफ बात करना चाह रहे हैं वो तकनीक की तरफ बात करना चाह रहे हैं जो कैपिटलिज्म शब्द से आप कहना चाह रहे हैं, या इससे इतर कुछ और है? मैं चाहता हूँ थोड़ा आप उस विषय पर एक बार और बताएं। और दूसरी बात, जो ये भारत की बात है वो हिंदी भाषा से इतर क्षेत्रीय भाषाओं के सिनेमा में, या हम कहें विभिन्न भारतीय भाषाओं के सिनेमा में वर्तमान के दौर में, ओटीटी के दौर में हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है? क्योंकि आपने ओटीटी पर पुस्तक भी लिखी है, तो ओटीटी के दौर में किस तरह से देखने को मिल रहा है, इस पर थोड़ा बताने का कश करें जी। मंजुल जी, वो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी अगर हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में पढ़ेंगे। तो कहानियाँ क्या होती थी, सोशलिस्ट बनानी होती थी, लेकिन उसके टूल्स जो होते थे या जो दिमाग लोगों के होते थे, जैसे अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो हिंदी की कहानी अंग्रेजी में बनाते हैं। हिंदी की कहानी, जो हमारे मित्र अभी गाँव की बात कर रहे थे, गाँव की समझ भी अंग्रेजी में है, तो वो एक डिटैचमेंट सा होता है, एक दूरी सी दिखाई देती है। वही दूरी आपको उस दौर की फिल्मों में भी दिखाई देगी। और आप देखिए, अगर एक बहुत बड़ा रिसर्च है जिसमें ये कहा लास्ट ईयर उसकी किताब को नेशनल अवार्ड भी मिला, संजय सूरी की किताब को। उसमें गांधीयन सोशलिज्म जो उनका स्वदेशी मॉडल था और नेहरूवियन सोशलिज्म फिल्मों में किस तरह टकराता है। ये अनायास नहीं है कि गांधी पर फिल्म नहीं बनी इस देश में। इस देश को एक विदेशी आदमी के शरण में जाना पड़ा गांधी को फिल्म बनाने के लिए। गांधी हमारे जिस तरह से राम और रामत्व और भारतीयता फिल्मों में है, अगर आप देखें तो आज़ादी के बाद गांधी भी सब फिल्मों में मौजूद हैं किसी न किसी रूप में, और किसी रूप में ना है तो कम से कम थाने में तस्वीर तो जरूर लगी है उनकी। हर फिल्म में गांधी लगभग मौजूद होते हैं। तो ये एक द्वंद्व लगातार वहां चलता रहा है सिनेमा में। बड़ी लंबी बहस है, और ओटीटी वाली किताब सुरुचि प्रकाशन पे मिल रही है, वहां खरीदिए, पढ़िए। थोड़ा मैं प्रचार कर ले रहा हूं अपनी किताब का। तो ओटीटी पर तो गांव लगातार दिख रहा है। ओटीटी को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वहां खूब सारा गांव दिख रहा है, और गांव की कहानियां लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब आर्या में क्या है, वो ड्रग कार्टेल जरूर है मिर्जा, लेकिन है क्या, उसकी भाषा देखिए, उसका लोकेल देखिए, उसका जो कथानक है उसमें कहीं ना कहीं आपको गांव दिखाई देगा। आप मिर्जापुर देख लीजिए, आप बिच्छू देख लीजिए, आप बहुत सारी ऐसी और तो और हरियाणा से जो एक प्लेटफॉर्म है स्टेज की कहानियां देख लीजिए, उसमें आपको हरियाणवी और राजस्थानी की कहानियां मिलेंगी, फिल्में मिलेंगी। तो ओटीटी पर फिल्मों से ज्यादा गांव दिखाई दे रहा है, और बाकी हम लोग अभी थोड़ी देर में बात कर लेंगे। नमस्कार, मेरा एक प्रश्न है आप सभी से। मैं डॉक्टर सुनीता किससे शर्मा। है ये बोल दीजिएगा तो हम अमिताभ लोग जी को। से है मेरा ये प्रश्न। ठीक है। मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा। दरअसल जैसे हम आदर्श की बात करते हैं महिलाओं के चरित्रों को लेकर, जैसे माता सीता की बात की अर्चना जी ने, तो फिल्मों के अंदर अगर हम मदर इंडिया की बात करें, मृत्युदंड की बात करें, हिचकी, मर्दानी, जैसे अभी आर्या की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे वुमेन सेंट्रिक चरित्र हमें आमतौर पर फिल्मों में देखने को नहीं मिलते। तो ये तो वाकई व्यथा की बात है कि 50% जो आबादी है महिलाओं की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सिर्फ शोपीस की तरह से फिल्मों में दिखाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपसे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ अच्छी कहानियां वुमेन सेंट्रिक करके आप दिखाएं, जिससे कि महिलाओं का उस तरह से सम्मान हो। क्योंकि अभी तो वो प्रोडक्ट की तरह से हर प्रोडक्ट के लिए दिखाई जाती है कि अगर मोटरसाइकिल का है और औरों का विज्ञापन है, किसी भी कोई भी विज्ञापन है तो महिला है। लेकिन क्या महिला की जो गरिमा है, उसका जो महत्व है, उसको इन सबसे निकाल कर हम एक अच्छे चरित्रों के साथ उनको परिभाषित कर पाएं, उन्हें दिखा पाएं, ताकि महिलाओं के लिए भी ये लगे कि यहाँ हमारे लिए भी फिल्में उस तरह से बन रही हैं। जी अमिताभ जी। अगेन हम आपसे थोड़ा डिफर करते हैं इस मामले में। हर फेज में महिलाओं पे कहानी बनी है, फिल्में बनी हैं, इनफैक्ट बहुत फेज में। और हम ब्लैक एंड वाइट आप टाइम से लीजिए, हाँ उनका अनुपात बराबर नहीं है, कम है। लेकिन आप कोई भी ज़्यादातर नूतन जी हो या मीना कुमारी या वो शोपीस नहीं होती थी फिल्म में। वर्तमान भी आपको बताते आते हैं। फिर हम उसके बाद फिर 80s का जो फेज़ था, वो वर्स्ट फेज़ फॉर मेरे हिसाब से इंडियन फिल्म्स और म्यूज़िक, मेरे हिसाब से सबसे बुरा फेज़ था। तो वहाँ की बात छोड़ दें। फिर जब एक्ट्रेसेस लाइक माधुरी दीक्षित या श्रीदेवी, तो
उनके लिए भी रोल्स लिखे जाते थे, तो काफ़ी सारी फिल्में थी। अभी भी फिर डिम्पल कपाड़िया जब वापस फिल्मों में आई तो एक पूरी सीरीज थी उनकी फिल्मों की, रुदाली से लेके लेकिन, जहाँ पे हीरोइन सेंट्रिक फिल्म्स बनी थी बहुत सारी। अभी भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी नई फिल्म हम देखे नहीं है, लेकिन जैसे जहाँ पे वुमेन सेंट्रिक है, तो जो आप बोल रहे हैं कि इतनी कम फिल्में क्यों बनती है, तो कम फिल्में तो बनती ही थी, उस समय भी कम ही बनती थी और अभी भी उसी अनुपात में बन रही है। जो एक्चुअली ये होता है कि बिकॉज एक कमर्शियल चीज़ उससे ऐड कर देते हैं, तो कोई भी एक्ट्रेस अगर एक पर्टिकुलर स्टेटस पे पहुंचती है फिर उनके पास लेके लोग जाना शुरू करते हैं। जैसे आलिया भट्ट है या दीपिका है, जो दे आर एस्टैब्लिश्ड स्टार्स, तो उनके पास जाते हैं। किसी छोटे मोटे लोग को लेके बनाएंगे तो शायद लोग देखे नहीं, वो एक डर रहता है। और जो बोल रहे थे आनंद जी कि OTT में, अगेन OTT में आप देखिएगा तो बहुत सारी कहानियां हैं जो विमेन सेंट्रिक हैं, जिनकी प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो लेडीज हैं, विमेन हैं, तो अनुपात तो वही रहा है। अभी वही चीज़ चली आ रही है। इट एक्चुअली कम्स डाउन टू द स्टार स्टेटस ऑफ एन एक्ट्रेस। एक टाइम में श्रीदेवी को बोला जाता था कि हीरो बोला जाता था कि श्रीदेवी इज़ द बिगेस्ट हीरो ऑफ इंडस्ट्री, तो सब उनके साथ काम करना चाहते थे, तो उनको फिर अच्छी कहानियाँ मिलती थी। माधुरी दीक्षित जी का भी एक फेज़ आया था जब शी वॉज, बहुत सारी, हाँ आलिया भट्ट जैसे अभी हैं, उनको मतलब ऑथर बैक उनके लिए फिल्म लिखी जा रही है, तो अभी उनके पास वो ऑप्शन है, तो वो घूम फिर के आपके वो कमर्शियल वो जो होता है ना, वो उससे लेना देना होता है कि भाई उनको लगता है कि शायद हीरो की फिल्म देखने लोग ज़्यादा जाते हैं, और ये जो एक मेंटल ब्लॉक है। तो बट है वही उसी तरह से है, तब भी होती थी, अभी भी हो रही है, लेकिन हाँ तब भी कम बनती थी, अभी भी कम ही बन रही है। मैं सर एक क्वेश्चन मेरा है, प्लीज़ जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मेरा नाम संध्या है और मैं राइटिंग करती हूँ, तो बिहाफ ऑफ एक लेखक होने के नाते मैं आप सबसे और जो यहाँ पे और भी जो लोग प्रेजेंट हैं ये पूछना चाहती हूँ कि सारी जिम्मेदारी नेटफ्लिक्स या दूसरे प्लेटफॉर्म्स की ही है, या दूरदर्शन जो एक सरकारी संस्था है वो हमारे जैसे राइटर्स के लिए, या जो फ्री आर्टिस्ट हैं जो अपनी लेखनी से बहुत कुछ आगे कहना चाहते हैं, कहानियाँ बहुत सारी हैं, नायक बहुत सारे हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दूरदर्शन उन लेखकों के लिए, एक्टर्स के लिए एज इट इज़ रॉ फॉर्म में, जो हम अपनी इंडियननेस या जो कहानियाँ जो रॉ हैं उस फॉर्म में कहीं लेके जा पाए? तो कहीं ना कहीं क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो सकता है, या हम उस दिशा में कुछ सोच सकते हैं? देखिए, ये दर्शक को परफेक्शन चाहिए। दर्शक जब आप चीज़ तैयार कर लेते हैं, कोई फिल्म तैयार कर लेते हैं, कोई कहानी तैयार कर लेते हैं, तो आप सीधे दर्शकों तक पहुंचते हैं। और दर्शकों को रॉ में इंटरेस्ट नहीं होता है, दर्शकों को पूरी बनी चीजें चाहिए। आपके पास आप जब खाने के लिए बैठते हैं तो आपको अधकचरी सामग्री पसंद नहीं आती, आपको बनी बनाई जो स्वादिष्ट चीजें होती हैं आप वही प्लेट से उठाते हैं, खाते हैं। जहां तक आपने मंच की बात करी, तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं ये चित्र भारती कर रही है। मुझे लगता है कि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, आप अपने कॉलेज में फिल्म सोसाइटी बना करके काम कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को इनरिच करना, आपको हिंदी सिनेमा में जो स्किल्ड लोग हैं उनके समकक्ष उतरना है। कश्मीर फाइल्स इसलिए देखी गई कि वो यश चोपड़ा की फिल्म के समानांतर बनी टेक्निकली। केरल स्टोरी इसलिए लोगों के बीच देखी गई क्योंकि उसमें टेक्निकली कोई खामी नहीं थी। तो आपको सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है कि हम बेस्ट सामग्री अपने दर्शकों को उपलब्ध करा सकें। यदि रहम की हम बात करें कि हम नए हैं और दूरदर्शन हमारे लिए कृपा करके कुछ कर दे, दर्शकों को कृपा में कोई इंटरेस्ट नहीं। दर्शक को एक परफेक्शन चाहिए होता है, आपको उस परफेक्शन के लिए तैयार होना होगा। ये जो इस तरह के मंच हैं, इस तरह के मंच उसी परफेक्शन का काम करते हैं। इसमें भी तो जूरी बैठी है ना, जूरी ने सिलेक्शन किया, जूरी के पास जो फिल्में आई उसमें से फिल्में चुन करके देखी गई। तो आप अपनी फिल्मों को इस लायक बनाएं, अपनी कहानियों को इस लायक बनाएं कि वो दर्शकों को अप्रिसिएट कर सके, दर्शक उसको स्वीकार करने के लिए आगे आ सकें। हम लोग बात कर रहे थे भारत की कहानियों की, सिनेमा में भारत की, और मुझे लगता है कि इस जो बातचीत हमारे बीच से आई, हमारे पैनलिस्ट अर्चना मिश्रा जी, आनंद, एक
थोड़ा सा हस्तक्षेप है। दूरदर्शन को थोड़ा देखना भी आरंभ कर दें सब लोग। एक बहुत दूरदर्शन से हम सारी अपेक्षा करते हैं। स्वराज नाम से एक सीरीज बना दूरदर्शन पे, इतना मेहनत की गई उसमें, इतनी मेहनत की गई, इतने लोग, और भारत की कहानी थी, स्वतंत्रता की समग्र गाथा थी। दर्शकों का थोड़ा अभाव रहा उसके लिए। तो मुझे लगता है कि आचार्य श्री राम शर्मा को याद करना चाहिए, जहां वो कहते हैं हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो अगर हम दूरदर्शन को देखने लगेंगे तो दूरदर्शन बहुत समर्थ हो जाएगा। धन्यवाद अर्चना मिश्रा जी, अनंत विजय जी, अमिताभ वर्मा जी, और आप सब ने हम लोगों की बातों में रुचि ली। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए भी ये समृद्ध करने वाला अनुभव रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।